तो सबसे पहले बेस क्लियर करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का सिंपल मतलब है देश के अंदर सॉवरेंटी यानी राज्य की अथॉरिटी, लॉ की लेजिटिमेसी और सामाजिक स्टेबिलिटी को बचाना। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये देश के अंदर उन फोर्सेस को हैंडल करना है जो सिस्टम को वीकन करना चाहती हैं, चाहे हो टेरर हो, इंसर्जेंसी हो, रैडिकल नेटवर्क हो या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है। स्लाइड के राइट साइड में ब्लू रेड मैट्रिक्स दिख रहा है। ब्लू वाला लॉ एंड ऑर्डर है, रेड वाला इंटरनल सिक्योरिटी। दोनों सेम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर लोकलाइज्ड होता है, मतलब राइट, थेफ्ट, लोकल गैंग फाइट या सिटी लेवल डिस्टर्बेंस। इसको आमतौर पर स्टेट पुलिस हैंडल कर लेती है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी नेशनल सॉवरेंटी को टच करता है। जब इंसर्जेंसी, टेरर फाइनेंसिंग, नार्को नेटवर्क, फॉरेन बैक्ड वायलेंस या कोऑर्डिनेटेड अनरेस्ट हो, तब इशू लोकल नहीं रहता। समझ आया? यानी हर पब्लिक डिसऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होता, पर हर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है। अब सेकेंड लेयर। ट्रेडिशनल सोच स्टेट सेंट्रिक थी, मतलब बॉर्डर बच गया तो सिक्योरिटी हो गई। लेकिन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सेंट्रिक है। अगर आदमी फियर, डेप्रिवेशन, कोअर्जन, डिसइंफॉर्मेशन और वायलेंट मोबिलाइजेशन से घिरा हुआ है, तो देश सिक्योर कैसे होगा? इसीलिए सिक्योरिटी को सिर्फ टेरिटरी नहीं, पीपल, इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट के एंगल से देखना पड़ता है। यहीं सीएनपी आता है। सीएनपी यानी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। स्लाइड के व्हील में मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी, गवर्नेंस क्वालिटी और रिसोर्स सिक्योरिटी दिखाया गया है। पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी सिर्फ गन से नहीं बनती। वीक इकोनॉमी हो, पुअर गवर्नेंस हो, वाटर एनर्जी इनसिक्योरिटी हो, तो दुश्मन बिना वॉर के भी स्टेट को प्रेशर में डाल सकता है। अब स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रीन समझो। ऑफेंसिव डिफेंस का मतलब रेकलेस अटैक नहीं होता। इसका मतलब थ्रेट को सिर्फ अपनी बाउंड्री पर रिसीव करना नहीं, बल्कि उसके सोर्स, लॉजिस्टिक्स, प्लानर्स और सपोर्ट इकोसिस्टम को डिसरप्ट करना। जीरो टॉलरेंस का मतलब मॉरल एंगर नहीं, पॉलिसी क्लैरिटी है। टेरर को नेगोशिएबल पॉलिटिकल टूल नहीं बनने देना। फिर स्लाइड में प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव का डिफरेंस दिया है। प्रीएम्प्टिव तब होता है जब इमिनेंट थ्रेट क्लियर हो और आप उसको स्ट्राइक कर दो। प्रिवेंटिव ज्यादा डीप होता है। रूट कॉजेज, रिक्रूटमेंट बेसिस, फाइनेंसिंग चैनल्स, लोकल एलियनेशन, साइबर प्रोपेगेंडा सबको पहले ही वीकन करना। सोचो जरा, अगर सिर्फ अटैक के बाद रिस्पॉन्स दिया जाए तो स्टेट हमेशा एक स्टेप पीछे रहेगा। इसीलिए रियल इंटरनल सिक्योरिटी पुलिसिंग, इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और सोशल रेजिलियंस का कंबाइंड गेम है। यही इस स्लाइड का कोर फ्रेमवर्क है। क्लियर है? अब फ्रेमवर्क से हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया में सिर्फ फोर्स का इशू नहीं है, ये एक फेडरल डिजाइन का भी इशू है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में 7th शेड्यूल का रेफरेंस दिया गया है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को लिस्ट्स में बांटा है। स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर और पुलिस आते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशंस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यूनियन लिस्ट में डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट से जुड़ी एंट्रीज आती हैं। तो सवाल ये है, जब थ्रेट लोकल दिख रहा हो पर उसका इफेक्ट नेशनल हो, तब कौन लीड लेगा? बस यहीं से फेडरल ओवरलैप शुरू होता है। स्लाइड के राइट साइड का वेन डायग्राम इसी ओवरलैप को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। एक सर्कल डिफेंस और सेंट्रल एजेंसीज का है, एक पुलिस पब्लिक ऑर्डर का और एक क्राइम्स, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर टाइप डोमेन का। बीच का इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट और कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है। मतलब इंडिया का मॉडल प्योर सेपरेशन का मॉडल नहीं है, ये लेयर्ड कोऑर्डिनेशन का मॉडल है। नॉर्मल टाइम में स्टेट पुलिस फ्रंटलाइन पर होती है, लेकिन जब डिस्टर्बेंस इंटरनल डिस्टर्बेंस की तरफ बढ़ने लगे, तब यूनियन सपोर्ट आता है। ये सपोर्ट कभी एडवाइजरी होता है, कभी फोर्स डिप्लॉयमेंट, कभी इंटेलिजेंस शेयरिंग, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन। अब आर्टिकल समझो। आर्टिकल 355 को अक्सर ड्यूटी क्लॉज कहा जाता है। इसमें यूनियन पर ड्यूटी है कि स्टेट्स को एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे, यानी सेंटर स्पेक्टेटर नहीं रह सकता। आर्टिकल 356 ज्यादा ग्रेव स्टेप है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तब प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। इसका मिसयूज हिस्ट्री में डिबेट का सब्जेक्ट रहा है, इसलिए इसको कैजुअली नहीं देखना चाहिए। आर्टिकल 257 भी रेलेवेंट है, क्योंकि सेंटर कुछ कम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन मैटर्स पर डायरेक्शन दे सकता है।
अब स्लाइड के बीच का प्रोसेस फ्लो चार्ट देखो। नॉर्मल सी से इंटरनल डिस्टर्बेंस, फिर यूनियन इंटरवेंशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, फिर प्रेसिडेंट्स रूल। ये लैडर दिखाती है कि एस्केलेशन एकदम सडन नहीं होता, आइडियली स्टेप वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्स होता है। अब 42nd अमेंडमेंट और एंट्री 2A का पॉइंट ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि इसने यूनियन को स्टेट्स में आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय करने की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस दी। यानी फेडरलिज्म रिजिड वॉल नहीं है, लेकिन इस पावर का एग्जिस्टेंस और उसका वाइज यूज अलग चीजें हैं। पावर का मतलब परमानेंट सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट कैपेसिटी को बाईपास करते रहने से लोकल पुलिसिंग वीक होती है, और अगर सेंटर टाइमली सपोर्ट ना दे तो स्टेट कोलैप्स कर सकता है। तो बैलेंस क्या है? कोऑपरेटिव फेडरल सिक्योरिटी। स्टेट पुलिस लोकल नॉलेज देती है, सेंटर स्केल, इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी देता है। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ लीगल टेक्स्ट नहीं, एक क्राइसिस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर के रूप में देखना पड़ता है। मेक सेंस? अब हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वैक्यूम में डेवलप नहीं होती। स्लाइड पर टाइमलाइन कर्व बना है जिसमें 1947, 1960s, 1967, 1980s, 2000s और प्रेजेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये कर्व एक सिंपल बात समझाता है, थ्रेट स्टैटिक नहीं रहे, उनका फॉर्म, स्केल और सोर्स बदलता गया। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला बड़ा शॉक पार्टीशन था। पार्टीशन सिर्फ बॉर्डर डिवीजन नहीं था, उसने कम्युनल फॉल्ट लाइंस, मास माइग्रेशन ट्रॉमा, मेमोरी ऑफ वायलेंस और ट्रस्ट डेफिसिट छोड़ दिया। तो अर्ली इंटरनल सिक्योरिटी का पहला लेसन ये था कि नेशन बिल्डिंग और सिक्योरिटी अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान लैंग्वेज बेस्ड मोबिलाइजेशन ने दिखाया कि आइडेंटिटी अगर पॉलिटिकल अकोमोडेशन न पाए तो अनरेस्ट में बदल सकती है। ये हर लिंग्विस्टिक डिमांड एंटी नेशनल नहीं थी, पर स्टेट को समझना पड़ा कि रिप्रेजेंटेशन और इंटीग्रेशन के बीच बैलेंस जरूरी है। 1967 के आसपास टाइमलाइन पर नक्सलबारी सिंबल दिया गया है। इसका मतलब थ्रेट का नेचर क्लास कॉन्फ्लिक्ट, लैंड इनजस्टिस और रेवोल्यूशनरी वायलेंस के डायरेक्शन में भी शिफ्ट हुआ। यानी सिक्योरिटी चैलेंज सिर्फ कम्युनल या सेपरेटिस्ट नहीं, सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंस बेस्ड भी हो सकता है। अब सेकेंड फेज। स्लाइड में इमरजेंसी 1975-77 लिखा है। इंटरनल सिक्योरिटी के स्टडी में इमरजेंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने बताया कि स्टेट खुद भी थ्रेट सोर्स बन सकता है अगर इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिसाइज्ड हो जाए। पुलिस और इंटेलिजेंस की न्यूट्रलिटी वीक हो जाए तो सिक्योरिटी और रिप्रेशन का फर्क धुंधला हो जाता है। इसके बाद 1980s में पंजाब इंसर्जेंसी आई, जहां रिलीजन, आइडेंटिटी, एक्सटर्नल सपोर्ट और पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट एक डेंजरस मिक्स बन गए। 1990s में कश्मीर इंसर्जेंसी इंटेंसिफाई हुई, जिसमें फॉरेन मर्सिनरीज और पाकिस्तान बैक्ड प्रॉक्सी वॉर का एंगल स्ट्रांग हुआ। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में एथनिक इंसर्जेंसीज ने दिखाया कि जियोग्राफी, एथनिसिटी और स्टेट एब्सेंस मिलकर लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्फ्लिक्ट बना सकते हैं। अब थर्ड फेज, पोस्ट 2000। स्लाइड के मैप में JNK, पंजाब लेगेसी जोन और नॉर्थ ईस्ट शेडिंग के साथ 1991 रिफॉर्म से न्यू इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज भी दिखाई गई हैं। इसका मतलब लिबरलाइजेशन ग्रोथ लाई, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और ट्रांसनेशनल फाइनेंस रिस्क्स भी बढ़े। 2611 के बाद इंडिया ने रिएक्टिव मोड से सिस्टमिक काउंटर टेरर आर्किटेक्चर की तरफ मूव किया। NIA, MAC, बेटर कोस्टल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस फ्यूजन, ये सब इसी शिफ्ट का पार्ट है। लेकिन क्या थ्रेट खत्म हो गया? नहीं, बस शेप बदल गया। अब साइबर रेडिकलाइजेशन है, लोन वुल्फ पॉसिबिलिटी है, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, अर्बन मॉड्यूल्स हैं। सो लेसन क्या हुआ? हर डिकेड का थ्रेट प्रीवियस डिकेड की कॉपी नहीं होता, इसलिए पॉलिसी भी स्टैटिक नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल रीडिंग का फायदा यही है, आज के क्राइसिस को समझने के लिए कल के पैटर्न पहचानो, पर उन्हें मैकेनिकली रिपीट मत करो। बिल्कुल ठीक। अब जियोग्राफी की बात करते हैं। स्लाइड का टाइटल ही कह रहा है जियोग्राफी एज डेस्टिनी। इसका मतलब ये नहीं कि जियोग्राफी सब कुछ फिक्स कर देती है। मतलब ये है कि जियोग्राफी स्टेट को परमानेंट कंस्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज देती है। इंडिया की लोकेशन देखो, एक साइड पाकिस्तान, दूसरी साइड चाइना, नीचे इंडियन ओशन और नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ने के लिए बहुत नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। स्लाइड के मैप में इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया गया है और चुंबी वैली का भी मेंशन है। इसलिए जियोग्राफी इंटरनल सिक्योरिटी में सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, एक्टिव वेरिएबल है। रिंग ऑफ फायर फ्रेज स्लाइड पर यूज हुआ है। इसका सिंपल सेंस है कि इंडिया का नेबरहुड लार्जली स्टेबल सिक्योरिटी बेल्ट नहीं है।
पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेरर लॉन्च पैड्स का रिस्क, चाइना से सलामी स्लाइसिंग और बॉर्डर प्रेशर, म्यांमार साइड से इंसर्जेंट सेफ हेवन्स, बांग्लादेश साइड से रिवरीन इन्फिल्ट्रेशन और ट्रैफिकिंग रिस्क, ये सब कंबाइंड प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब सोचो, अगर नेबरहुड टर्बुलेंट हो और डोमेस्टिक वल्नरेबल बेल्ट्स भी हों, तो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं। इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल स्टेबिलिटी को अलग कंपार्टमेंट्स में नहीं रख सकते। अब चिकन्स नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, स्लाइड पर 22 किलोमीटर स्ट्रिप लिखा है। ये नैरो लैंड लिंक नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से कनेक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट क्यों? क्योंकि अगर इस कॉरिडोर पर मिलिट्री प्रेशर, सैबोटाज, डिसइंफॉर्मेशन ड्रिवन पैनिक या लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन हो, तो कनेक्टिविटी, ट्रूप मूवमेंट, इकोनॉमिक फ्लो और साइकोलॉजिकल अश्योरेंस सब इंपैक्ट होते हैं। चोक पॉइंट का मतलब सिर्फ फिजिकल वल्नरेबिलिटी नहीं, कोअर्सिव लेवरेज भी होता है। यानी एनिमी को फुल इन्वेजन की जरूरत नहीं, बॉटलनेक प्रेशर ही काफी हो सकता है। अब पोरस बॉर्डर्स, स्लाइड में बांग्लादेश के साथ रिवरीन बॉर्डर, पाकिस्तान साइड माउंटेनस एलओसी और नेपाल साइड ओपन बॉर्डर के विजुअल्स दिए गए हैं। बॉर्डर हर जगह स्ट्रेट फेंस्ड वॉल नहीं होता। मार्शी टेरेन, रिवर्स, माउंटेन्स और सोशल कल्चरल ओवरलैप इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, फेक करेंसी, ट्रैफिकिंग और मिलिटेंट मूवमेंट को ईजी बना सकते हैं। इसीलिए स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ फेंसिंग नहीं, सर्वेलेंस, लोकल इंटेलिजेंस, लीगल क्रॉसिंग्स का मॉनिटरिंग और कम्युनिटी कोऑपरेशन भी होता है। अब मैरिटाइम एंगल, नीचे वाले मैप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मलक्का स्ट्रेट, आईओआर सी लेन्स और अंडमान एंड निकोबार को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप स्ट्रेटेजिक आइडिया के साथ दिखाया गया है। लेसन सिंपल है, इंडिया की सिक्योरिटी सिर्फ लैंड बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। एनर्जी इंपोर्ट्स हॉर्मूज से लिंक्ड है, ट्रेड मलक्का से पास होता है। अगर सी लाइंस डिसरप्ट हुई तो इकोनॉमी हिट होगी और इकोनॉमिक स्ट्रेस इंटरनल सिक्योरिटी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो जियोग्राफी इंटरनल सिक्योरिटी को दो तरह से शेप करती है, डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन रूट्स और इनडायरेक्ट इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स। इसीलिए बॉर्डर रोड्स, कोस्टल रेडार चेन, आइलैंड कमांड, लोकल पुलिसिंग और डिप्लोमैटिक नेबरहुड स्ट्रैटेजी सब एक ही लार्जर सिक्योरिटी पजल के पीसेस हैं। क्लियर है? अब सवाल उठता है, क्या इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ गन्स और बॉर्डर्स से डिसाइड होती है? नहीं, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट का बीज सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में होता है। स्लाइड का टाइटल इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस है। इसका मतलब है कि डेप्रिवेशन और गवर्नेंस फेलियर अगर सस्टेन्ड हो तो वो ग्रीवेंस को मोबिलाइजेशन में बदल सकते हैं। लेकिन एक कॉशन, पॉवर्टी अलोन इंसर्जेंसी क्रिएट नहीं करती। हर पुअर एरिया वायलेंट नहीं होता। तो ट्रिगर क्या है? रिलेटिव डेप्रिवेशन। स्लाइड में यही टर्म दिया गया है। रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब एब्सोल्यूट भूख नहीं, बल्कि ये फीलिंग कि दूसरे आगे बढ़ गए और हम सिस्टमैटिकली पीछे छोड़ दिए गए। जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं पर कैपेबिलिटीज और एक्सेस नहीं बढ़ता, तब एंगर पॉलिटिकल फ्यूल बन सकता है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज को सिंपल करो। वर्टिकल इनइक्वालिटी इंडिविजुअल्स के बीच गैप है। हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी ग्रुप्स के बीच गैप है, जैसे कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, रीजन। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उससे शेयर्ड ग्रीवेंस आइडेंटिटी के साथ अटैच हो जाता है। जब लोग कहते हैं मेरे साथ नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब मोबिलाइजेशन फास्ट होती है। इसलिए सिक्योरिटी स्टडीज को इकोनॉमिक्स से अलग पढ़ना गलती होगी। अब अर्बन एंड डेमोग्राफिक स्ट्रेसर्स, स्लाइड में रैपिड अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस डिजास्टर लिखा है। साथ में डेमोग्राफिक स्ट्रेस बारोमीटर बना है, जहां यूथ पॉपुलेशन सर्ज हाई है और जॉब क्रिएशन लो। ये विजुअल सीधा पॉइंट समझाता है। यंग पॉपुलेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। यूथ प्रोडक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब बनती है जब एजुकेशन वीक हो, एम्प्लॉयबिलिटी लो हो, माइग्रेशन केओटिक हो और सिटी प्लानिंग कोलैप्स कर जाए। तब स्लम्स, गैंग नेटवर्क्स, ड्रग मार्केट्स, पेटी क्राइम और रैडिकल रिक्रूटमेंट का इकोसिस्टम बन सकता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑटोमैटिक बोनस नहीं, गवर्नेंस डिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी है। अब स्लाइड के राइट साइड का साइकिल डायग्राम देखो। सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन से रिलेटिव डेप्रिवेशन, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स की मोबिलाइजेशन, फिर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, फिर स्टेट रिप्रेशन या डेवलपमेंट स्टैग्नेशन और फिर एक्सक्लूजन का नया साइकिल। बीच में गवर्नेंस डेफिसिट लिखा है। यही की है। गवर्नेंस डेफिसिट मतलब स्टेट का प्रेजेंस सिर्फ फोर्स के रूप में हो, जस्टिस, रोड्स, स्कूल्स, हेल्थ, लैंड रिकॉर्ड्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल के रूप में ना हो। ऐसे में इंसर्जेंट एक्टर अल्टरनेटिव ऑर्डर की तरह अपीयर कर सकता है।
नीचे रेड कॉरिडोर टाइप मैप में माइंस, मिनरल्स और लोएस्ट एचडीआई एरियाज को ओवरलैप के साथ दिखाया गया है। इसका मतलब रिसोर्स रिच रीजन भी इनसिक्योर हो सकता है अगर लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट ना मिले। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी सिक्योरिटी इशू बन सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट, करप्शन और एक्सक्लूजन के साथ चलाए जाएं। रियल लेसन क्या है? सिक्योरिटी के लिए सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इंक्लूसिव गवर्नेंस चाहिए। अगर स्टेट वैक्यूम को वेलफेयर, जस्टिस हब, डिग्निटी से फिल नहीं करेगा, तो वायलेंट एक्टर फियर और नैरेटिव से करेगा। समझ आया? अब हम एक्टर्स को समझते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में हर वायलेंट चैलेंज डायरेक्टली किसी फॉरेन आर्मी से नहीं आता। बहुत बार बीच में नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। स्लाइड का टाइटल सॉवरेंटी चैलेंज है और बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉवरेंटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल नहीं, बल्कि ये भी कि फोर्स किसके पास लेजिटिमेट है और पॉलिसी पर रियल इन्फ्लुएंस किसका है। स्टेट एक्टर्स का मतलब आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो लीगल अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं। इनकी लेजिटिमेसी रूल ऑफ लॉ से आती है। नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मल पार्ट नहीं होते। लेकिन सब नॉन स्टेट एक्टर्स डेंजरस नहीं होते। स्लाइड के क्लासिफिकेशन ट्री में बिनाइन, मलिशियस और कॉम्प्लेक्स ग्रे ब्रांचेस दिखाई गई हैं। बिनाइन साइड में एनजीओज, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, मीडिया हैं। ये जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन भी सिक्योरिटी का पार्ट है। हर डिसेंट एंटी स्टेट नहीं होता। ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी एनिमी ट्रीट करे तो लेजिटिमेसी हर्ट होती है। अब मलिशियस एनएसए की ब्रांच देखो। टेररिस्ट ग्रुप्स, इंसर्जेंट्स, ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स। ये एक्टर्स वायलेंस, कोअर्जन, एक्सटॉर्शन, फियर या इलीगल इकोनॉमी के थ्रू स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्रे ब्रांच में एमएनसी इन्फ्लुएंस, फॉरेन फंडेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, डायस्पोरा नेटवर्क्स दिए गए हैं। ये इसलिए ग्रे हैं क्योंकि इनका इम्पैक्ट कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। सेम डायस्पोरा रेमिटेंस नेशन सपोर्ट भी हो सकता है, सेपरेटिस्ट फंडिंग भी। अब स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। स्लाइड के नीचे टेरर फाइनेंसिंग एंड इन्फ्लुएंस नेटवर्क बना है, जहां हॉस्टाइल इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स ट्रेड, हवाला, फेक करेंसी, एनजीओ फ्रंट्स और स्लीपर सेल्स टारगेट स्टेट के अराउंड लिंक्ड हैं। इस नेटवर्क का मेन लेसन ये है कि मॉडर्न थ्रेट लीनियर नहीं होता। मिलिटेंट सिर्फ गन लेकर नहीं आता, उसके पीछे फंडिंग चैनल, आइडियोलॉजी पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, लोकल ओवरग्राउंड वर्कर, डिजिटल प्रोपेगेंडा और फॉरेन सैंक्चुरी हो सकता है। तो अगर स्टेट सिर्फ गनमैन को पकड़े और फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ना तोड़े तो नेटवर्क रीजेनरेट हो जाएगा, राइट? प्रॉक्सी वॉर इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी लॉजिक से समझो। हॉस्टाइल स्टेट डायरेक्ट वॉर अवॉइड करके नॉन स्टेट एक्टर्स यूज करता है क्योंकि कॉस्ट कम, डिनायबिलिटी ज्यादा। इसीलिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टेरर को लॉ एंड ऑर्डर इशू कहकर छोटा कर देना स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। ये कंट्रोल्ड वायलेंस भी हो सकता है। इकोनॉमिक सॉवरेंटी वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट प्रेशर, फॉरेन मनी, कोअर्सिव लॉबिंग, टारगेटेड फंडिंग कभी-कभी डोमेस्टिक डिस्कोर्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये हर फॉरेन लिंक को सस्पेक्ट बनाना नहीं है, पर ड्यू डिलिजेंस का केस है। डायस्पोरा का रोल ड्यूअल है। बाहर बैठे लोग लॉबिंग से इंडिया के इंटरेस्ट्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट फ्रैगमेंट्स प्रोपेगेंडा और फंडिंग से सेपरेटिस्ट एजेंडास को ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। सो फाइनल पॉइंट सिंपल है। स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट बैटल सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती। ये लेजिटिमेसी, फाइनेंस, नैरेटिव, लॉ, मीडिया और नेटवर्क्स की बैटल भी होती है। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी को एक्टर मैप के साथ पढ़ना पड़ता है, वरना असली चैलेंज का हाफ ही दिखेगा। अब वॉरफेयर का नेचर समझते हैं, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत से नए थ्रेट्स वॉर और पीस के बीच के जोन में ऑपरेट करते हैं। स्लाइड के राइट साइड पर वॉरफेयर स्टेयरकेस दिया गया है। 1GW, 2GW, 3GW, 4GW और फिर 5GW हाइब्रिड। साथ ही नीचे ग्रे जोन स्पेक्ट्रम है, जहां पीस से टोटल वॉर तक का ग्रेडियंट दिख रहा है। ये विजुअल्स एक बेसिक बात बताते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ आर्मीज के बीच डिक्लेयर्ड वॉर नहीं रहा। अब एक्टर, मेथड, डोमेन और थ्रेशहोल्ड सब ब्लर हो गए हैं। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर यानी 4GW का मतलब है कॉम्बैटेंट और सिविलियन के बीच लाइन ब्लर होना, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और स्टेट को मिलिट्री डिफीट के बिना पॉलिटिकली एग्जॉस्ट करना। LIC यानी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट उस वॉर को बोलते हैं जो कन्वेंशनल वॉर से नीचे रहे लेकिन स्लो ब्लीडिंग करता रहे। इंडिया के लिए ये कॉन्सेप्ट यूजफुल इसीलिए है क्योंकि प्रॉक्सी टेरर, इंसर्जेंसी, बॉर्डर प्रेशर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अक्सर इसी जोन में ऑपरेट करते हैं।
यानी दुश्मन चाहता है कि आपको कॉस्ट मिले लेकिन फॉर्मल वॉर थ्रेशोल्ड क्रॉस ना हो। अब हाइब्रिड वॉरफेयर। स्लाइड में लिखा है कन्वेंशनल फोर्स प्लस सबवर्जन प्लस साइबर अटैक्स प्लस इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब टैंक और ट्वीट, बॉर्डर पेट्रोल और बैंक डिसरप्शन, लोकल अनरेस्ट और एक्सटर्नल नैरेटिव शेपिंग सब एक ही कैंपेन का पार्ट हो सकते हैं। सोचो जरा, अगर एनिमी सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन चलाए, बॉर्डर पर स्मॉल प्रोवोकेशन करे, लोकल स्लीपर मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करे और साथ ही ट्रेड प्रेशर बनाए, तो आप किस मिनिस्ट्री को कहोगे कि ये तुम्हारा इशू है? इसीलिए हाइब्रिड थ्रेट होल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स मांगता है। ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स और भी सटल होते हैं। स्लाइड के लोअर डायग्राम में साइबर अटैक्स, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, सलामी स्लाइसिंग, इकोनॉमिक कोअर्शन और प्रॉक्सी टेररिज्म को थ्रेशहोल्ड ऑफ वॉर के नीचे प्लेस किया गया है। यानी एक्शन अग्रेसिव है लेकिन इतना कैलिब्रेटेड है कि विक्टिम को फुल मिलिट्री रिटेलिएशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो। इंडिया चाइना कॉन्टेक्स्ट में सलामी स्लाइसिंग फ्रेज इसी ग्रेजुअल एनक्रोचमेंट को एक्सप्रेस करता है। डोकलाम और गलवान को इसी लेंस से देखना यूजफुल है, क्योंकि वहां सिग्नल ये था कि कोअर्जन होगा पर ओपन वॉर नहीं। अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो स्लाइड पर चाइनीज डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है, और ब्रॉड आइडिया देता है कि लॉ, ट्रेड, फाइनेंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी सबको स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। इसका इम्प्लीकेशन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा है। अब पुलिस, मिलिट्री, साइबर एजेंसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मीडिया लिटरेसी और डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग को सेपरेट साइलोज में रखना डेंजरस हो सकता है। थ्रेट बैटलफील्ड पर शुरू ही ना हो, वो ऐप, मार्केट, मैप, कैंपस, एनजीओ फ्रंट या ऑनलाइन र्यूमर से स्टार्ट हो सकता है। तो रियल प्रिपेयर्डनेस का मतलब है एस्केलेशन लैडर को पहले से समझना और ग्रे जोन को नॉट वॉर कहकर इग्नोर ना करना। क्लियर है? अब लास्ट स्लाइड पूरे डिस्कशन को रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करती है। थ्रेट समझना एक स्टेप है, लेकिन स्टेट का रिप्लाई स्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं और राइट में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का इशू। स्लाइड यह पॉइंट उठाती है कि इंडिया के पास लॉन्ग टाइम तक एक फॉर्मली पब्लिश्ड सिंगल पब्लिक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जैसा डॉक्यूमेंट क्लियर फॉर्म में नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट ही नहीं करती। डॉक्ट्रिन स्पीचेस, फोर्स पोस्चर, पॉलिसी एक्शंस, लीगल चेंजेस और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में भी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन फॉर्मल आर्टिकुलेशन की कमी से एम्बिग्युइटी रहती है। एम्बिग्युइटी कभी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, पर कभी कोऑर्डिनेशन को कंफ्यूज भी करती है। डोवल डॉक्ट्रिन का रेफरेंस ऑफेंसिव डिफेंसिव पोस्चर, डिटरेंस और जीरो टॉलरेंस लॉजिक के रूप में दिया गया है। इसका सेंट्रल आइडिया ये समझा जा सकता है कि स्टेट सिर्फ पैसिव एब्जॉर्बर ना रहे। अगर रिपीटेड प्रॉक्सी अटैक्स हों तो कॉस्ट इंपोज करने की कैपेसिटी और विल दोनों विजिबल होनी चाहिए। इसके साथ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का पॉइंट भी स्लाइड में दिया है। नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, मैसिव रिटेलिएशन। नीचे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस पिरामिड दिख रहा है, जिसमें कन्वेंशनल फोर्सेस से ऊपर सब कन्वेंशनल रिस्पॉन्स, फिर न्यूक्लियर ट्रायड और टॉप पर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। इस विजुअल का मतलब है एस्केलेशन लेवल्स अलग अलग हैं। हर थ्रेट का आंसर न्यूक्लियर नहीं होता। सब कन्वेंशनल अटैक का कैलिब्रेटेड कन्वेंशनल या कोवर्ट रिस्पॉन्स हो सकता है। स्ट्रेटेजिक लैडर समझना इसीलिए जरूरी है। अब राइट साइड, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन या प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी की बात आईबीजीज के कॉन्टेक्स्ट में की गई है। कोर थॉट ये है कि स्लो मोबिलाइजेशन से डिटरेंस वीक पड़ सकती है, इसीलिए रैपिड, लिमिटेड, कैलिब्रेटेड कन्वेंशनल ऑप्शंस होनी चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का चार्ट दिया गया है, जहां सीडीएस टॉप पर है और नॉर्दर्न, वेस्टर्न, मैरिटाइम, एयर डिफेंस टाइप कमांड्स दिखाए गए हैं। नीचे ओल्ड साइलो स्ट्रक्चर को रेड क्रॉस के साथ दिखाया गया है। इसका मैसेज सिंपल है, अलग अलग सर्विस ब्रांचेस अगर अपने अपने कंपार्टमेंट में सोचेंगे तो मॉडर्न हाइब्रिड थ्रेट को एफिशिएंटली आंसर नहीं कर पाएंगे। शेकतकर कमेटी का मेंशन कैपेबिलिटी एनहांसमेंट और एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन के लिए है, यानी रिफॉर्म सिर्फ वेपन्स खरीदना नहीं, स्ट्रक्चर को स्मार्टर बनाना भी है। लेकिन एक क्रिटिकल क्वेश्चन यहां भी है, क्या इंस्टीट्यूशंस बना देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। डॉक्ट्रिन बिना पॉलिटिकल क्लैरिटी के वीक है, इंस्टीट्यूशंस बिना इंटरऑपरेबिलिटी के वीक है, इंटेलिजेंस बिना शेयरिंग के वीक है, टेक्नोलॉजी बिना ट्रेनिंग के वीक है और फोर्स बिना लेजिटिमेसी के वीक है।
सो फाइनल सिंथेसिस ये है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डॉक्ट्रिन, डिटरेंस, फेडरल कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस फ्यूजन, थिएटर इंटीग्रेशन और गवर्नेंस लेजिटिमेसी सबको जोड़कर देखना होगा। तभी रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर रियल मीनिंग में इफेक्टिव बनेगा। मेक सेंस?